हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स ओनली एट लर्नो हब, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। कहां पे? ओनली एट learnohub.com। स्टूडेंट्स, नीट का अगला फिजिक्स का चैप्टर जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो इस चैप्टर के कंसेप्ट हम समझेंगे धीरे धीरे इस वीडियो में। तो पर्टिकुलरली ये वीडियो जो होने वाला है ये पूरी सेंटर ऑफ मास पे होने वाला है ना। तो अपने दिमाग को भी सेंटर पे ले आना है और फोकस करना है, सेंटर ऑफ मास को समझेंगे। काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें नीट से। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। सेंटर ऑफ मास पहले पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन का चैप्टर है ये। रोटेशनल मोशन को समझेंगे तो पहले तो कंफ्यूजन दूर करते कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच का जो कंफ्यूजन होती कि दोनों में क्या अंतर है। तो अंतर बस एक ही है कि एक एक्सिस जुड़ा है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट को एक एक्सिस से आप जोड़ दो, जैसे कि ये बड़ी सी गियर से आप देख सकते हो, ये क्या हो रही है कि इसके बीच में एक एक्सेल जुड़ा हुआ है ना, एक एक्सिस में है, और उसके अलोंग ये मोशन कर रही है, घूमे जा रही है, तो ये क्या हो रही है? एक रोटेशनल मोशन है। लेकिन इस गियर्स में देखो जो छोटे छोटे नट्स है ना, वो नट्स है, वो क्या हो रही है? वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ठीक है, वो सर्कुलर मोशन में घूम रही है, एक रेडियस को मेंटेन करके वो एक सर्कुलर मोशन में घूम रही है। एक और सिंपल सा एग्जांपल, जैसे ये मेरी गो राउंड है ना, ये झूला वगैरह आपने देखा होगा मेले वगैरह में। तो इसमें क्या है? एक एक्सिस से ये जुड़ी हुई है, यहां पे एक एक्सेल है इसका। ठीक है, अभी एक जैसे व्हील जैसे चक्के घूमते हैं वैसे एक रोटेट कर रही है। लेकिन इसके अंदर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति जो होगा, इस डब्बे में बैठा होगा, वो क्या हो रहा होगा? एक रेडियस को मेंटेन करके एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। सिमिलर केस इस ड्रोन में भी अप्लाई होता है ना। इसके ब्लेड्स जो है ये रोटेट कर रहे हैं, है ना, रोटेशनल मोशन में, एक एक्सिस इसमें मेंटेन है। ओके, तो जैसे कि एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूं, थोड़ा सा सर्कस दिखाता हूं आपको। तो ये एक क्या है? नोटबुक रजिस्टर है। इसको अगर एक रेडियस, अगर मेरा ये एल्बो से लेके या हैंड तक अगर आप रेडियस मांगने, अगर मैं इसे रोटेट कर रहा हूं ऐसे गोल, तो इसका मतलब क्या है? ये सर्कुलर मोशन में है। ठीक है, ये सिर्फ एक पॉइंट अगर यहां पे कंसीडर करो तो वो पॉइंट क्या है? सर्कुलर मोशन में। लेकिन अगर इस नोटबुक को एक एक्सिस में मान लेता हूं कि बीच में इसकी एक एक्सिस है और इसके अलोंग ये मोशन कर रही है, तो ये क्या हो रही है? ये रोटेट हो रही है, रोटेशनल मोशन कहेंगे इसको। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच का अंतर क्या है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होती है। उससे पहले हम सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी, ये सबको कवर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो टॉपिक है वो क्या है? रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब ही क्या? जो ढीठ है ना। तो इस फिजिक्स में भी रिजिड का मतलब ये है ना कि जो शेप चेंज नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपना शेप जनरली ना चेंज कर रहा हो, भले उस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा हो, बट फिर भी अपना शेप वो चेंज नहीं करे, उसे हम कहते हैं रिजिड बॉडी। तो जो भी जनरली हमारे आमने सामने जो भी आसपास जो भी बॉडीज होती है, जैसे टेबल हो गई, बैट हो गई, ये गिटार, तो ये सारे क्या है? रिजिड बॉडी है, रिजिड ऑब्जेक्ट्स है। सो रिजिड बॉडी इज अ बॉडी with a perfectly definite and unchanging shape। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अभी देखो बॉडीज के बीच में होता क्या है। तो एक अगर कोई बॉडी है, ठीक है, सपोज एक बॉडी है, तो उसके बीच में बहुत सारे क्या होते हैं? छोटे छोटे एटम्स, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो जो रिजिड बॉडी होती है ना, उसमें क्या होती है कि किसी भी दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, हमेशा ये डिस्टेंस क्या होगी? चेंज नहीं होगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो इसके और इसके बीच के डिस्टेंस के बराबर होगा। बराबर मैं नहीं कह रहा हूं, कांस्टेंट कह रहा हूं कि फोर्स अप्लाई करने पर भी ये बॉडी क्या होगी? किसी दो पार्टिकल अगर मैं कंसीडर करता हूं ए और बी, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज दे आर क्लोजली पैक्ड।
तो इसीलिए इसे कहते हैं रिजिड बॉडी। ओके, समझ में आ गया। द डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच अ बॉडी आर कांस्टेंट। तो कांस्टेंट एंड इक्वल होने में ये अंतर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे टेबल, बैट, नॉर्मली आपके घर में बेड, अलमीरा, सारे क्या है, जो भी हार्ड सब्सटेंस आप देख सकते हो, दोज आर एक्चुअली रिजिड बॉडी। ठीक है, तो मोशन ऑफ रिजिड बॉडी, काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो रिजिड बॉडी की कुछ टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं कि किस किस तरह से वो मोशन करती है। तो जनरली अगर रिजिड बॉडी को देखा जाए ना, वो 3 तरह से ही मोशन कर सकती है। पहला क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन। ठीक है, सीधे जो चल रही है, जैसे कि एक यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है, तो ये ब्लॉक क्या हो रही है, ये ब्लॉक क्या हो रही है, सीधे नीचे की ओर जा रही है, एक किसी भी इंक्लाइन प्लेन से। ठीक है, तो ये इसने क्या किया, ट्रांसलेशन मोशन किया। ठीक है, ट्रांसलेशन मोशन ये होता है। नाउ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, जिसे हम रोलिंग मोशन भी कहते हैं। तो कोई भी रिजिड बॉडी इन तीनों मोशन में से कोई एक मोशन कर रहा होता है। ओके, तो पहले तो समझते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। ट्रांसलेशन मोशन आपने समझा, प्योर ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है। प्योर ट्रांसलेशन मोशन किसे कहते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज द सेम वेलोसिटी। ठीक है, हैज द सेम वेलोसिटी एट अ पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। फाइन, नाउ देखो कैसे सेम वेलोसिटी। सपोज यहां पे कोई पॉइंट है P1, यहां पे कोई पॉइंट है P2, यहां पे कोई पॉइंट है P3। ठीक है, तो जब भी ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है इस पूरे ब्लॉक का, तब ये तीनों पॉइंट क्या है, ये तीनों पॉइंट की जो मोशन है वो भी सेम डायरेक्शन में है एंड विद द सेम वेलोसिटी v। तो अगर वेलोसिटी इसकी v है तो ठीक है, तो जब भी ये मोशन हो रही है तो तीनों पार्टिकल, कोई भी आप पार्टिकल ले लो इस जो रिजिड बॉडी के अंदर का है, सारा का सारा पार्टिकल सेम डायरेक्शन में मोशन कर रहा है विद सेम वेलोसिटी। इसे हम कहेंगे क्या, प्योर ट्रांसलेशन मोशन। ओके, अब प्योर ट्रांसलेशन मोशन में हमने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्योर रोटेशनल मोशन क्या होता है, जिसे प्योर रोटेशन कहेंगे। प्योर रोटेशनल मोशन, तो पहले हमने ट्रांसलेशन मोशन को पढ़ लिया है अच्छे से। ठीक है, अभी हम आते हैं रोटेशनल मोशन, वो भी प्योर वाला केस है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में आपको समझ आएगी क्या होती है, वैसा ही है। तो प्योर रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो है सिर्फ एक एक्सिस के अलोंग बस रोटेट कर रहा है, इसके अलावा उसका और कोई मोशन नहीं है। उसके एक अगर कोई ऑब्जेक्ट है डिस्क, ठीक है, तो ये क्या हो रही है, अगर इसके सेंटर में मैं एक वो होता है एक्सिस मानता हूं, ठीक है, और एक्सिस कुछ इस टाइप से, तो ये डिस्क जो है वो ऐसे रोटेट करेगी। ये इस फैन को ही कंसीडर कर लो, ये एक एक्सिस है और ये फैन जो है ऐसे रोटेट कर रही है। ठीक है, तो इस डिस्क में अगर कोई भी पार्टिकल होगी, ठीक है, P1, P2, P3, ठीक है, इसकी वेलोसिटी सेम नहीं होगी, है ना। हर पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग होगी, बट ये पूरा सिस्टम जो है वो प्योरली एक ही एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है ना, पूरा सिस्टम। लेकिन हर पार्टिकल की स्पीड जो है वो है क्या, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, कैसे डिफरेंट डिफरेंट है, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। तो वेलोसिटी क्या है, रेडियस पे डिपेंड कर रही है। तो जो रेडियस जिसकी कम है उसकी वेलोसिटी डिफरेंट है, जिसकी रेडियस ज्यादा है उसकी वेलोसिटी कम वाले से डिफरेंट है ना। तो इसीलिए सारे की यहां पे जो वेलोसिटी की बात कर रहा हूं ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी, है ना। linear velocity of each and every particle are different in this case, but this system is moving along maintaining a like particular like axis, और उसके along ये rotational motion हो रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन। ठीक है, समझते हैं क्या होती है स्टेटमेंट, एक बार पढ़ते हैं कि एवरी पार्टिकल ऑफ द बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, यस मूव्स इन अ सर्कल, दैट्स व्हाट्स हैपनिंग, which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center which lies on that axis। ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे कि
कोई एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रही है विद सम एंगुलर स्पीड ओमेगा, ठीक है। इसमें जो पार्टिकल है ये कुछ इस तरह मोशन कर रही है, जो नीचे वाले पार्टिकल है ये कुछ इस तरह मोशन कर रही है, जो दूर में है वो कुछ इस तरह मोशन कर रही है। तो सबकी जो वेलोसिटीज है वो है डिफरेंट डिफरेंट, लेकिन ये ओवरऑल सिस्टम की जो एंगुलर स्पीड है वो क्या है, ओमेगा है। ओके, तो दिस इज प्योर रोटेशनल मोशन। आगे बढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ मोशन, जिसका थर्ड काइंड अभी हम पढ़ेंगे, क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशन और रोटेशन साथ साथ हो रहा हो, है ना, बहुत ही कॉमन है। जैसे कि एक व्हील है मेरे पास और इसे मैं इंक्लाइन प्लेन से नीचे उतार रहा हूं, तो देखो ये रोटेट होते हुए नीचे आ गई, ठीक है। फिर से देख लो एक बार क्या हो रहा है, रोटेशन के साथ साथ ये नीचे आ रही है। ओके, इसमें अगर हम नोटिस करते तो बात ये है कि इस पे अगर एक पार्टिकल कंसीडर करते हैं, सपोज ये है P1 पार्टिकल, ये है P2 पार्टिकल, ठीक है, ये है P3 पार्टिकल, और एक सेंटर पे लेते हैं जिसे मानते हैं P4, ठीक है। इसको मैं यही डायग्राम को यहां पे बनाता हूं, ठीक है। एक व्हील है जो कि मोशन कर रही है, यहां पे एक पॉइंट है P1, P2 और सेंटर में एक लेते हैं P3, ठीक है। इसकी मोशन क्या है, नीचे की ओर है, ठीक है, नीचे की ओर जा रही। अभी देखो कि रोटेशन और ट्रांसलेशन मैं क्यों बोल रहा हूं साथ साथ, क्योंकि P1 पार्टिकल को अगर हम कंसीडर करें तो इसकी मोशन क्या है, ये तो एट ए टाइम एक ही बार कांटेक्ट में आ रही है ना। इसकी मोशन क्या है, जैसे व्हील घूमेगा तो P1 ऐसे मोशन कर रहा है। अगर मैं इसको एक बार व्हील को घुमा के लिखता हूं तो P1 यहां आ जाएगा, है ना, P2 कुछ यहां पे आ जाएगा, जस्ट मैं एक व्हील को एक बार घुमाया हूं, और P3 जहां का है वहीं रहेगा क्योंकि वो सेंटर पे है ना। इसीलिए तो जब हम देखते हैं कि कोई फैन जब मूव करती है तो सेंटर हमें लगता नहीं कि मूव कर रही है, ठीक है। फैन वाला एग्जांपल यहां नहीं लेना, मैं बस इस सेंटर के बात के लिए उसको मैं समझाया। ओके, तो यहां पे P2 की जो मोशन है वो क्या है, ऐसे है, P1 की मोशन ऐसे है, ठीक है, सर्कुलर पाथ में, लेकिन P3 जो है सामने जा रहा है। तो जब सामने जा रहा हो तो ट्रांसलेशनल मोशन, जब घूम रहा हो तो रोटेशनल मोशन, ठीक है। ओवरऑल ये व्हील क्या हो रही है, रोटेट हो रही है, लेकिन सामने भी जा रही है। सो दैट्स व्हाई ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन, और वी कैन से इट एज combination of translation motion and rotational motion, or we can say it as case of rolling. केस ऑफ रोलिंग। समझ में आ गई बात कि हर एक पॉइंट पे जो पार्टिकल है वो तो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, लेकिन जो सेंटर है वो सीधा मूव कर रहा है। भले ये हमें रोटेट होता हुआ दिख रहा हो कोई भी व्हील, लेकिन साथ ही साथ वो सामने भी चल रही है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है। सो दिस इज द एग्जांपल, और दिस इज एक्चुअली द काइंड ऑफ रोटेशनल मोशन, कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड ट्रांसलेशन मोशन, जिसे हम रोलिंग भी कहते हैं। तो तीनों काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी हमने पढ़ लिया है। इन तीनों काइंड से ना हम दो चीज दिमाग में रख सकते हैं। क्या है वो दो चीज? पहला बात तो ये कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को किसी भी एंड से, किसी भी कहीं पे भी अगर पिवट नहीं किया गया है, पिवट यानी कि कोई एक एक्सिस से उसे नहीं जोड़ा गया, उसे जस्ट फ्री रखा गया हो, ठीक है, तो उसमें दो टाइप के मोशन हो सकते हैं, या तो रोलिंग या फिर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। और अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी भी जगह से पिवट कर दिया गया, ठीक है, कहीं से भी उसे किसी भी एक्सिस से जोड़ दिया गया हो, तो फिर वो सिर्फ रोटेशनल मोशन ही करेगी, ठीक है। जैसे कि ये एक पेन है, इसे मैं अगर पिवट कोई एंड से रोकता नहीं हूं, अगर मैं हाथ को ऐसे रखूं इंक्लाइन प्लेन जैसा, तो ये क्या होगी, ये सड़क के नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गया, ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है। वैसे ही अगर मैं कोई बॉटल के ढक्कन को रखता हूं ऐसे करके, ठीक है, तो वो क्या होगी, रोटेट होते होते नीचे आ जाएगी। लेकिन यही पेन को अगर मैं एक एक्सिस से जस्ट यहां से मैं बांध देता हूं, अब इसकी मोशन क्या होगी, घूमेगी ऐसे, है ना, ऐसे घूमेगी, ठीक है। सो यही था दो इंपॉर्टेंट थिंग जो हम इस तीनों काइंड ऑफ मोशन से हम ध्यान में रख सकते हैं।
सेंटर ऑफ मास को समझते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या है? नाम में ही है सेंटर ऑफ मास। किसी मास यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास जहां पे जिस पॉइंट पे पूरा का पूरा मास कंसंट्रेटेड हम कंसीडर करते हैं उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, और एक इजी वे में अगर समझाऊं तो मेरे पास देखो ये एक स्टाइलस है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगी? अगर ये यूनिफॉर्म वेट का होता तो इसकी सेंटर ऑफ मास बीचों बीच कहीं होती। हम कंसीडर करते हैं कि एवरेज जो इसका एवरेज जो एक पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा मास इसका कंसंट्रेटेड हो सकता है, जहां से हम इस पूरे बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं, उसे कहते हैं सेंटर ऑफ मास। बट ये क्या है ना, स्टाइलस इस तरफ से थोड़ा ज्यादा भारी है, इस तरफ से थोड़ा हल्का है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास होगी ना वो जिस तरफ भारी है उस तरफ की ओर शिफ्टेड होगी। देख लो आप कैसे निकालेंगे सेंटर ऑफ मास, ऐसे करके दोनों छोर से आपको उंगलियां लेते आनी है। ठीक है, ये देखो एक पॉइंट पे आके जुड़ गई, तो ये इसकी हो गई क्या, इसकी सेंटर ऑफ मास हम कंसीडर करते हैं कुछ इस पॉइंट पे। ओके, तो सेंटर ऑफ मास की इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सपोज ये एक रॉड है, ठीक है, इसकी सेंटर ऑफ मास क्या है, हम कंसीडर करते हैं कि इसके बीच में पूरा का पूरा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है, यानी कि यहां पे हम इस बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ मास क्या होती है ना, शिफ्ट होती है। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं ना कि यही रॉड को अगर इसके ऊपर कुछ में एक ऑब्जेक्ट लगाता हूं और इसकी मास में इस तरफ से बढ़ जाती है, ठीक है, तो इसकी टोटल मास कुछ है, कुछ सपोज m है, लेकिन इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ये क्या होगी ना, जिस तरफ वेट ज्यादा है उस तरफ की ओर शिफ्ट हो जाएगी, कुछ इस तरफ से होगी। ठीक है, इस तरफ इसकी सेंटर ऑफ मास हो जाएगी। ओके, और एक इंटरेस्टिंग बात क्या है सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास बॉडी के बाहर भी हो सकती है। कौन सा एग्जांपल, तो एक रिंग ले लो। ठीक है, सपोज ये रिंग है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ना इसके बाहर भी हो सकती है, जहां पे कोई मास ही नहीं है लेकिन वहां पे सेंटर ऑफ मास है। तो ये जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है इसको कैसे निकालते, इसको हम आगे समझेंगे कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, हाउ कैन वी कैलकुलेट दैट। ओके, इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है, उसको भी समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी और अ सिस्टम इज अ पॉइंट एट विच एंटायर मास ऑफ द बॉडी और द सिस्टम इज सपोज्ड to be concentrated। supposed to be concentrated means ऐसा होता नहीं है फिजिकली, क्योंकि ये जो स्टाइलस के एग्जांपल मैंने दिया है इसमें क्या है, इस तरफ भी मास है, इस तरफ भी मास है। हम तो बोल नहीं सकते कि सिर्फ यहां पे मास है, नहीं, सिर्फ मैथमेटिकल ईज के लिए फिजिक्स में हम इसे कंसिडर कर लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास कुछ एक पॉइंट है जहां पे सारी की सारी मास कंसंट्रेटेड है। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट उसको समझेंगे। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, राइट, जहां पे दो पार्टिकल हो, कंसिडर करते कि दो पार्टिकल है, एक यहां पे एक यहां पे। ठीक है, इस दोनों पार्टिकल की सेंटर ऑफ मास कहां पे होगी? अगर ये दो पार्टिकल मिला के मैं एक सिस्टम पकड़ता हूं तो इसकी सेंटर ऑफ मास कहां पे होगी, ये हमें निकालना है। तो ये फॉर दो पार्टिकल सिस्टम है, इसके लिए लार्ज पार्टिकल इसके बाद लार्ज पार्टिकल सिस्टम भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल का पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पोजीशन वेक्टर, है ना। तो सपोज ये एक पोजीशन वेक्टर है जो पार्टिकल P1 यानी कि पार्टिकल 1 और ये P2, ठीक है, इसके पोजीशन को डिफाइन कर रही है। ये वेक्टर हम मान लेते हैं R1 है और ये वेक्टर है R2। ठीक है, और क्या कंसीडर कर रहे हैं कि पार्टिकल दोनों के बीच की जो पोजीशन है कुछ इस जगह पे सेंटर ऑफ मास क्या होगी, लाई करेगी, क्योंकि हमने ये समझा है कि दो पार्टिकल सिस्टम है, दो अगर एक सिस्टम मानते तो किसी बीचों बीच उसकी सेंटर ऑफ मास होती है। ठीक है, इसे कंसीडर कर रहे और इसे क्या लिखते हैं, RCM, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, ओके, इसकी कुछ कोऑर्डिनेट्स होगी x1 y1, इसकी कोऑर्डिनेट्स x2 y2। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट, सपोज x y समझते हैं। ओके, नाउ ये जो पोजीशन वेक्टर है, सो पोजीशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास क्या होगी, RCM इक्वल्स टू M1R1। अच्छा ये M1 बताना मैं भूल गया, M1 क्या है, पार्टिकल 1 की मास है, M2 क्या है, पार्टिकल 2 की मास है। ठीक है, मास ही बताना भूल गया मैं। चलो M2R2 बाय ये वेक्टर्स है M1 प्लस M2। ठीक है, ये क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। नाउ वो एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे जहां पे पोजीशन जहां पे सेंटर ऑफ मास कंसंट्रेटेड है। एग्जैक्ट पोजीशन यानी कि XCM, दैट इज पोजीशन x कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये क्या होगी, M1 x1 प्लस M2 x2 बाय M1 प्लस M2। ठीक है, y सेंटर ऑफ मास M1 y1 प्लस M2 y2 M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन आपके पास आया ना, ये 1 2 3 क्या बता रही कि ये इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास है। दिस वन इज द कोऑर्डिनेट्स, दीज टू आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। इन तीनों इक्वेशन से ना डायरेक्ट सवाल पूछ लेते हैं नीट के एग्जाम में। कुछ करना ही नहीं, आपको 2 पार्टिकल सिस्टम दी जाएगी या फिर 2 पॉइंट दिया जाएगा, बस वैल्यू पुट करनी है कोऑर्डिनेट्स की। और अगर पॉइंट ना दिया हुआ रहे, 2 पॉइंट, सपोज एक रॉड आपको दे दिया गया है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन एक ही पॉइंट दिया गया है, तो अगले वाले पॉइंट यानी कि ये जो पॉइंट है इसको ना आप 0 0 कंसिडर कर लो। ठीक है, उसके बाद पुट करो फॉर्मूला में, तुरंत क्वेश्चन बनेंगे 30 सेकेंड्स के अंदर, टाइम देना ही नहीं पड़ेगा। ओके, तो सेंटर ऑफ मास क्या होती है, बीच में होती है ऑफ दिस 2 पार्टिकल सिस्टम। अच्छा, अगर 2 पार्टिकल से ज्यादा होगा तो क्या करेंगे, मींस एक ऑब्जेक्ट में तो 2 ही पार्टिकल नहीं हो सकते, न्यूमरस नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर इन द एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतने सारे पार्टिकल है, सपोज एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसकी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कैसे निकालेंगे, इसको आगे समझेंगे। ठीक है, आई होप इतना दूर समझ में आया होगा आप सबको कि कैसे पोजीशन निकालते हैं, कैसे सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ लार्ज पार्टिकल सिस्टम, नाम में ही पता चले, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर सपोज कोई ऑब्जेक्ट है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल है, P1 P2, ठीक है, बहुत सारे हैं, N नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो अगर ऐसा है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगी। ठीक है, कहां पे होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, इसकी पोजीशन मैं बता रहा हूं कैसे होगी। हमने 2 पार्टिकल सिस्टम का समझा। सपोज करते हैं कि यहां पे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, P1 P2 डॉट 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 Pn। ठीक है, जिसकी क्या है, पोजीशन वेक्टर्स फ्रॉम द ओरिजिन। कोई एक पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करेंगे। ठीक है, कोई एक पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर करते हैं, सपोज इधर कोई एक पॉइंट को ओरिजिन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, अभी इसकी जो पोजीशन वेक्टर है फॉर सम पार्टिकल्स, देयर आर R1 R2, ठीक है, डॉट 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 Rn पोजीशन वेक्टर। मासेस क्या है सारे पार्टिकल्स की, कंसिडर करते हैं M1 M2 Mn। ठीक है, अच्छा ये जो पोजीशन वेक्टर्स है R1, इसको कैसे लिख सकते हैं, दैट इज x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। हमने देखो 3 डायमेंशनल ही कंसीडर कर लिया है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। कैसे एक डिफाइन करते हैं पोजीशन वेक्टर को, r2 को कैसे लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ओके, तो ऐसे करके Rn तक भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, Rn को कैसे लिख देंगे, xn i कैप प्लस yn j कैप प्लस zn k कैप। ठीक है, इजीली कंसीडर आप कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास, वो क्या होगी ना, वो होगी RCM इक्वल्स टू M1 R1 प्लस
m2r2। देखो जब दो पार्टिकल सिस्टम था तब हमने सिर्फ m1r1 प्लस m2r2 कंसीडर कर लिया था, ठीक है। अभी n पार्टिकल सिस्टम है, सो वी विल कंसीडर अप टू mnrn। वैसे ही नीचे भी करेंगे क्या, m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 टिल mn, सारे पार्टिकल के मासेस का सम, ठीक है। तो ये एक्चुअली कौन से फॉर्मेट में आ गई, कौन से फॉर्म में आ गई, इसे हम एक सिग्मा से हम कर सकते हैं। सिग्मा यानी क्या है, समेशन ऑफ ऑल दिस क्वांटिटीज, उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं अगर क्वांटिटीज डिस्क्रीट हो तो। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, कहां पे, बेसिक मैथमेटिक्स वाले जो वीडियोस है उसमें मैंने समझा चुका है कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस क्या है। कंटिन्यूअस मींस जब कोई दो चीजों को हम अलग अलग डिफाइन नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूअस फॉर्म में है, उसे कहते हैं कंटिन्यूअस। वैसे कुछ फंक्शन या फिर वैसे कुछ चीजों को अगर हम सम अप करना चाहिए तो उसके लिए इंटीग्रेशन यूज करते हैं, और डिस्क्रीट अगर कुछ पॉइंट्स है जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं, पॉइंट्स है, उसको अगर हम सम करना चाहिए तो सिग्मा यूज करते हैं, ठीक है। तो ये है समेशन, इसे समेशन बोलते हैं, उसे इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, कंटिन्यूअस के लिए भी मैं बताऊंगा कि सेंटर ऑफ मास कैसे करेंगे, ओके, बट अभी पहले इसको समझ लेते हैं। तो क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस डॉट 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 mn, ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, इसकी मासेस का जो सम होगा उसे हम कंसिडर कर लेते हैं I। अब I क्या है, I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक जितनी मासेस है सारे का सम, और क्या है R I, ठीक है, ये सारे वेक्टर्स होंगे, है ना, R I। अच्छा I क्या है, फिर से 1 से लेके n तक जितने नंबर ऑफ ये है, R1 है, M1 M है, RI है, इनका सम है, ठीक है, बाय टोटल नंबर ऑफ, टोटल सम ऑफ मासेस, इससे भी हम कंसिडर करते हैं IN और इसे लिखते हैं MI, ओके। तो ये जो कंसिडर कर लिया हमने, ये क्या हो गई, पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये पोजीशन वेक्टर होगी। अभी पोजीशन यानी कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, कैसे होती है, एक कोई भी पॉइंट है, कोई भी सपोज यही सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, तो इसकी कुछ तो कोऑर्डिनेट होगी, x y z कुछ कोऑर्डिनेट्स होगी, तभी तो डिफाइन कर पाएंगे, क्योंकि सारे के कोऑर्डिनेट्स है। तो x y z कैसे लिखेंगे, बड़ा ही सिंपल है। देखो सपोज ये x क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास, ये x कोऑर्डिनेट है, ठीक है, xcm, इसे कैसे लिख देंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डॉट 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 mn xn, ओके, बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है। फिर से उसी फॉर्म में आ गई, तो हम समेशन में लिख सकते हैं mi xi i इक्वल्स टू 1 से लेके n तक का समेशन पूरा बाय mi 1 से लेके n तक का पूरा समेशन, ठीक है। ये क्या हो गई, x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे, समेशन mi yi I फ्रॉम 1 टू n एंड समेशन mi, ठीक है। z कोऑर्डिनेट्स भी ऐसे लिख देंगे, mi zi बाय mi का समेशन, ठीक है। तो ये क्या, ओके सॉरी, दिस इज z कोऑर्डिनेट, ठीक है, y, ये x और ये z। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास समझ लिया हमने कि अगर पार्टिकल्स बहुत सारे हैं तो एंड दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास इफ देयर आर मेनी नंबर ऑफ लार्ज पार्टिकल सिस्टम इज देयर। अच्छा, अब आ गए हैं रियल बॉडी पे। रियल बॉडी क्या है, जहां पे जो सारे पार्टिकल्स के पोजीशन है वो क्या है, एग्जैक्टली अलग अलग नहीं है बाकी पार्टिकल से। मींस
कंटिन्यूअस में है। मैंने बताया था कि कंटिन्यूअस में क्या होता है, डिस्क्रीट में क्या होता है। तो अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है, रियल बॉडी मींस एक्चुअल में ऐसा ही होता है, रियल बॉडी ही होती है। क्योंकि पार्टिकल्स क्या जानते हैं हम, कोई मैटर में क्या होती है, पार्टिकल्स होती है। अगर सॉलिड है तो बहुत क्लोजली पैक्ड होती है, उनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। तो ये पार्टिकल्स बहुत सारे होते हैं, राइट। किसी एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल से हम ऐसे ही नॉर्मली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये क्या होती है, हम कंटिन्यूअस सिस्टम मानते हैं, कंटिन्यूअस बॉडी मानते हैं, तो इसे ही रियल बॉडी कहते हैं। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। तो अगर ऐसा सिस्टम है रियल बॉडी केस में, इसकी सेंटर ऑफ मास की कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, XCM। ये क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ x dm। अच्छा, ये dm क्या हो गया, dm हो गया इसका एक पार्टिकल का स्मॉल मास dm, बहुत स्मॉल मास dm, ठीक है, बाय dm, इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। अच्छा, ये इंटीग्रेशन कहां से कहां तक जाएगी, तो ये वो एक पार्टिकल 1 से लेके पूरे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है उसका इंटीग्रेशन है, और ये भी 1 से लेके n नंबर ऑफ पार्टिकल के इंटीग्रेशन ऑफ मास है। इससे हमें मिलेगा x dm। और इस पूरे मास को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, मीन्स क्या है, इंटीग्रेशन मतलब एक एडिशन जैसा ही है। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ दैट बॉडी। इस बॉडी की अगर मास m है तो हर एक छोटे छोटे मास dm 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 को इंटीग्रेट करते जाएंगे फॉर एवरी मासेस n नंबर ऑफ मासेस। तो हमें जो मिलेगा वो क्या है, टोटल मास ऑफ द बॉडी, जो इसकी मास है वो मिल जाएगी। तो वैसे ही YCM अगर देखो तो क्या आ जाएगा, दैट वुड बी y dm बाई m, और z देखा जाए तो z dm बाई m, ठीक है। कैपिटल M क्या है, मास ऑफ द बॉडी, ओके। अगर सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन में कंसिडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन यानी कि सारा कोऑर्डिनेट 0, तो XCM इक्वल्स टू YCM इक्वल्स टू ZCM इक्वल्स टू 0। ओरिजिन में तो यही होता है ना, ओरिजिन क्या होती है, ये पॉइंट है, यहां पे सब कुछ क्या है, 0 है, सारे कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है। तो ये सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कि रियल बॉडी है, यानी कि अगर कंटिन्यूअस सिस्टम है तो उसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशंस क्या होगी। अच्छा, कंटिन्यूअस सिस्टम में जो पोजीशन वेक्टर है सेंटर ऑफ मास की, उसको तो कैसे लिखेंगे हम, उसको लिखेंगे ऐसे, ये है वो r वेक्टर, दैट इज 1/m इंटीग्रेशन ऑफ r dm, ठीक है, r dm 1 से लेके n तक, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वहां तक, ठीक है, ऐसे। तो ये r क्या है, पोजीशन वेक्टर्स है, ठीक है, स्मॉल पोजीशन वेक्टर, जिसके अंदर हम डिफाइन किए थे कि पोजीशन वेक्टर XCM, उसमें x1 y1 ऐसे करके हमने डिफाइन किया था ना, ठीक है। तो अभी कंटिन्यूअस सिस्टम में हमने क्या कर दिया कि सारा इंटीग्रेशन ले लिया। तो इसमें क्या हो जाए, x dm का इंटीग्रेशन बाई m प्लस y dm का इंटीग्रेशन बाई m, है ना। तो वही कंसिडर करके हमने लिखा है जो फाइनली जो पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड मैटर, उसकी ऐसे हम लिख सकते हैं उसको, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ होमोजीनियस बॉडी। अब होमोजीनियस बॉडी क्या है, होमोजीनियस बॉडी आर द बॉडीज वेयर द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, हर जगह पे मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, बॉडी इन विच मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली। अब इसकी सेंटर ऑफ मास कहां होती है, तो जो होमोजीनियस बॉडी होती है, जैसे कि स्फेयर हो गई, रिंग हो गई, क्यूब हो गई, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ये सारे क्या है, होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स है, होमोजीनियस बॉडी है, लाइक इसके अकॉर्डिंग टू देयर मासेस हम बोल रहे हैं इसे होमोजीनियस बॉडी, ठीक है। तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास होती है ना, ये इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट का, जो भी यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, होमोजीनियस ऑब्जेक्ट है, इसकी कुछ एक क्या होती है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होगी, हमने ज्योमेट्री में पढ़ा है। तो उसी सेंटर पे हम कंसीडर करते हैं कि इसकी सेंटर ऑफ क्या है, सेंटर ऑफ मास है। तो फॉर स्फेयर, अगर स्फेयर की बात करो तो इसकी सेंटर ऑफ मास जस्ट इसके सेंटर पे होगी, है ना, इसकी सेंटर ऑफ मास
इसके सेंटर पे होगी, क्योंकि यही इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर है। रिंग की सेंटर ऑफ मास भी इसके सेंटर पे होगी, जबकि इसके सेंटर में कोई मास है नहीं फिर भी। ओके, सेम केस गोज विद द डिस्क ऑल्सो। सो डिस्क की जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां होगी। यूनिफॉर्म रॉड है, ठीक है, प्लेन यूनिफॉर्म रॉड है, इसके सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगी। स्क्वायर के सेंटर ऑफ मास स्क्वायर के सेंटर पे होगी। अभी बोलोगे कि सर स्क्वायर की सेंटर कैसे निकालते हैं, भूल गया, कोई बात नहीं यार, जहां पे दो डायगोनल्स मीट करते हैं वही इसकी सेंटर हो गई, और यहीं पे इसकी सेंटर ऑफ मास हो जाएगी, है ना। तो देखो, वैसे ही सिमिलर केस क्या है, इसका है। अभी इसकी मीडियन पे ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल की मीडियन पे कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, सपोज समझ लेते कोई ट्रायंगुलर प्लेट है, उसकी सेंटर ऑफ मास इसके मीडियन पे हो गया। अच्छा, मीडियन जहां पे फिर से तीनों डायरेक्शन से क्या, ये पॉइंट है ना, डायगोनल्स मीट कर रहे हैं, जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास। ठीक है, सिमिलर केस गोज विथ दिस आल्सो, क्यूब में भी, ठीक है, क्यूब के सेंट्रॉइड जो होती है कुछ इस पॉइंट पे, जहां से हर डायरेक्शन से क्यूब के जितने भी डायगोनल्स बनेंगे वो सारे एक जगह पे जहां कंसंट्रेट करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे, वो उस जगह, उस पॉइंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ मास। सिलेंडर के केस में अगर एक एक्सिस हम बनाते इसके अलोंग, तो इस एक्सिस के मिडिल में, राइट, इसका हाइट अगर h है तो इसके बीचों बीच यानी एट द हाइट h/2 इसकी सेंटर ऑफ मास होगी। ओके, कोन के केस में क्या हो जाता है, अगर कोन की हाइट सपोज हम मानते हैं कि h है, तो इसके 3h/4 फ्रॉम द वर्टेक्स, मीन्स यहां से 3h/4 कुछ इस पॉइंट पे इसकी सेंटर ऑफ मास होगी। तो अगर ये h है, ये 3h/4 है, ये क्या है, h/4, ठीक है, तो इस पॉइंट पे इसकी सेंटर ऑफ मास होगी। सो दिस इज फॉर यूनिफॉर्म कोन, सॉलिड कोन। ओके, तो ये थे होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स के, होमोजीनियस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास। तो हमेशा याद रखना, होमोजीनियस बॉडी यानी कि जहां पे मास इक्वली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होती है, भले ही उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर उस ऑब्जेक्ट के बाहर क्यों ना हो, जैसे कि ये रिंग में और ये डिस्क में। एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। Two identical rods, each of mass m and length l, are connected as shown. Locate the center of mass. ठीक है, तो ये दो रॉड्स है जिसकी लेंथ क्या है, l है, और मास क्या इक्वल है, m है। ठीक है, दोनों को कुछ इस तरह से कनेक्ट किया गया। तो अगर मैं कंसीडर करता हूं दिस एज अ y एक्सिस एंड दिस एज अ x एक्सिस, ठीक है, तो आप ये अगर पूरा सिस्टम देखो तो ये क्या है, एक्स एक्सिस के अलोंग आपको सिमेट्रिकल दिख रही है ना, ये ऑब्जेक्ट पूरी की पूरी एक सिस्टम ये एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल दिख रही है। ठीक है, तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास होगी ना, ये इसी एक्सिस में लाई करेगी। ठीक है, तो देखो पहले तो अगर ये दोनों यूनिफॉर्म रॉड है तो ये जो पॉइंट है ये इसकी सेंटर ऑफ मास हो जाएगी, यहां पे कंसंट्रेटेड, और इसकी सेंटर ऑफ मास यहां पे कंसंट्रेटेड हो जाएगी। इसका मतलब क्या है, अगर ये टोटल लेंथ l है तो इसकी सेंटर ऑफ मास l/2 जगह पे होगी। वैसे ही अगर इसकी टोटल मास क्या है, टोटल लेंथ क्या है, l है, तो ये पॉइंट l/2 फ्रॉम इन द y एक्सिस हम देख रहे। तो मैं सबसे पहली बात ये कि सिंस द बॉडी is symmetrical along x axis, x axis पे कोई भी पॉइंट हो उसमें y कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर सिंपल सी बात समझो, कंफ्यूज नहीं होना है, y x z ये तीन कोऑर्डिनेट्स है, इस पॉइंट पे कोई ऑब्जेक्ट हो तो इसकी कोऑर्डिनेट क्या होगी, x y0 z0, है ना। तो सिर्फ अगर मैं xcm निकाल लेता हूं, x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट सेंटर ऑफ मास, देन वी विल गेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ होल ऑब्जेक्ट, है ना, उसकी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगी। तो कैसे निकालेंगे, xcm
इसे कैसे निकालेंगे, m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2। अभी देखो क्या लिखा गया है कि m1 और m2 इक्वल है, दोनों सेम मास के हैं, ठीक है। तो हम इसे कंसीडर करके m लिख देते हैं, तो m x1 प्लस x2, ठीक है। सॉरी, ये अगर m है, ये m है, m एक कंसीडर किया, और ये क्या आ गया 2m, है ना, m1 प्लस m2 2m, m विल कैंसिल आउट, ठीक है। दिस इज x2। अभी बताओ x1 और x2 क्या है, कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे x1 क्या है, x2 क्या है। तो x1 क्या है, ये वाली पॉइंट जो कि है 0, है ना, पोजीशन ऑफ दिस ओरिजिन, ये 0, प्लस x2 कौन सी वाली पॉइंट है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक है। तो x2 अगर मैं ओरिजिन मान ले रहा हूं तो ये 0, x2 क्या है, सॉरी x1 ओरिजिन माना तो ये 0, एंड x2 क्या है L/2, ये वाली पॉइंट, ये क्या है L/2 बाय 2। सो वी विल गेट L/2/2 यानी कि L/4। तो जो पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास होगी उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी, L/4, 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट 0 है, तो L/4 कुछ इस जगह पे होगी, तो ये वाली जो पॉइंट है ये हो जाएगी इसकी सेंटर ऑफ मास, इसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होगी L/4, 0, ठीक है। समझ गए, छोटा सा एग्जांपल था, एक सिंपल सा। एक चीज समझने वाली बात थी कि जो x1 है उसको मैंने कैसे लिखा, उसको ओरिजिन माना हूं यहीं पे, अगर पूरे, क्योंकि x एक्सिस को ही कंसीडर कर रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या है ओरिजिन 0, ये पॉइंट क्या है x2। क्या कहा था, जब क्वेश्चन सॉल्व करना है सेंटर ऑफ मास का, तो अगर आपको एक पॉइंट पता नहीं है उसे ओरिजिन मान लो, है ना, और उससे ओरिजिन मान लो, ओरिजिन पे सब 0 होता है। ओके, तो समझ गए हम, बढ़ते हैं आगे। अब एक और एग्जांपल करते, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। फ्रॉम अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, अ सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r/6 एंड having a center at a distance r/2 from the center of the disk is removed. Determine the center of mass of the remaining portion of the disk. ठीक है, टंग ट्विस्टर जैसा क्वेश्चन है थोड़ा, मैं समझा देता हूं। तो सपोज ये एक डिस्क है, ठीक है, सर्कुलर डिस्क है, इसकी सेंटर क्या है, यहां पे कोई एक सेंटर समझ लेते। अभी क्या किया गया, और ये इसकी रेडियस है, अभी क्या किया गया कि इसकी जो रेडियस है, इसके आधे रेडियस यानी r/2 पे, सपोज ये इसकी रेडियस है r/2, राइट, r/2 डिस्टेंस पे एक और उस पॉइंट पे एक और सर्कल बनाया गया, ठीक है, डिस्क बनाया गया जिसकी रेडियस क्या है r/6 है, ठीक है। अभी इतने से पोर्शन को क्या किया गया, काट के हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। तो पूरे डिस्क से इतना सा पोर्शन इसने रिमूव कर दिया गया, उसकी भी कोऑर्डिनेट्स दी गई है। इसकी सेंटर कहाँ है, r/2 डिस्टेंस पे, इसकी रेडियस क्या है r/6 है। अभी हमें क्या पता करनी है कि अभी रिमूव करने के बाद जो मास बची है, जो डिस्क की मास बची है, उसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगी। पहले कहाँ पे थी सेंटर ऑफ मास, तो बिल्कुल पॉइंट पे थी, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रेगुलर सर्कुलर डिस्क है, होमोजीनियस बॉडी है, इसकी सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होगी, है ना, तो इसलिए ज्योमेट्रिकल सेंटर पे है, ठीक है। आगे समझते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना हम मास पर यूनिट एरिया को कंसीडर करेंगे। मास पर यूनिट एरिया क्या होती है कि अगर हर एक छोटे छोटे स्मॉल यूनिट एरिया की मास कुछ है, तो उन सारे को अगर हम मिलाए तो वो एक टोटल एरिया की मास बनती है। तो उसे हम सपोज यूनिट एरिया की मास पर यूनिट एरिया इक्वल्स टू m, इसे हम m कंसिडर करते हैं। पर यूनिट एरिया, हर एक यूनिट एरिया, सपोज ये एक छोटा सा पोर्शन है, इसकी मास m है, इसकी मास m है, इसकी मास m है, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्म बॉडी। ओके, नाउ पूरे एरिया की मास क्या हो जाएगी, उसे हम लिख रहे हैं m। सपोज कैपिटल M क्या है, पूरे डिस्क की मास है, उसको हम मास पर यूनिट एरिया में कैसे लिखेंगे, तो दैट इज इक्वल्स टू पाई r² इंटू m। पाई r² इसके एरिया है
एंड ओवरऑल एरिया से अगर हम छोटे छोटे मास को मल्टीप्लाई करते जाए देन वी विल गेट द टोटल मास। ओके, अच्छा ये घटे हुए पोर्शन जो इसे निकाल दिया गया, इसकी मास फिर कितनी होगी? तो सिंपल रेडियस के जगह पे उसका रेडियस पुट करना है। तो सपोज इसे कंसिडर करते हैं m डैश, और इसकी मास क्या हो जाएगी? पाई r/6 की होल स्क्वायर इंटू m, है ना? सिंपल सा था ना, मास पर यूनिट एरिया का कंसेप्ट लगा दिया, r²/36। ओके, अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो यहां पे अगर इसको मैं x कोऑर्डिनेट ले लेता हूं, x एक्सिस, ठीक है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास पहले सेंटर पे इस जगह पे थी, अभी कुछ इसी लाइन में होगी, इसी लाइन में कहीं एक जगह पे होगी, ठीक है, वो पॉइंट हम निकालेंगे। तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकाल देंगे तो काम खत्म हो जाएगा, है ना? तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं? xcm इक्वल्स टू m x1, तो m क्या है? पहले वाले डिस्क की, x1 क्या है? ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने क्या कहा था? ओरिजिन। तो m x1 1 है, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि रिमूव कर दिया गया तो माइनस m डैश, जिसे रिमूव किया गया। अब उसकी कोऑर्डिनेट क्या है? उसकी सेंटर जो है वो r/2 डिस्टेंस पे है, तो वी कैन राइट r/2 एंड वी विल अगेन राइट m माइनस m डैश। तो m यहाँ ये वाला टर्म 0 हो गया, m डैश क्या है? पाई r² इंटू m बाई 36 इंटू r/2 बाई m माइनस m डैश, यानी कि पाई r² अगर कॉमन ले लेते हैं, पाई r² m, देन वी विल गेट 1 माइनस 1/36। सॉल्व करके देख लो, आंसर जो है वो, अच्छा यहाँ पे माइनस आएगी, माइनस साइन है, माइनस r/70 आएगा, है ना? माइनस r/70 आएगा। मीन्स ये पोजीशन कौन सा बता रहा है? ये पोजीशन बता रहा है कुछ इस जगह पे, है ना? r/70, ये r/2 है, माइनस r/70 इस जगह पे होगा, ठीक है? तो सेंटर ऑफ मास हम ऐसे निकाल सकते हैं। इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मामला और भी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। अभी हम पहुंच गए हैं कहां पे? मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे। पोजीशन बता दिया सेंटर ऑफ मास का, अगला क्या है? अगर वो मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट, तो उसकी सेंटर ऑफ मास की मोशन कैसे होगी? तो मान कंसिडर करते कि उस ऑब्जेक्ट में जितने पार्टिकल है उसकी मासेस क्या है? m1 m2 m3 एंड सो ऑन mn, ठीक है? और ये हर एक पार्टिकल जो m1 m2 m3 जो भी मास की, इसकी वेलोसिटीज क्या है? v1 v2 एंड सो ऑन vn, ठीक है? सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है ना, उसे हम लिखते हैं vcm, और ये होगी क्या? m1 v1, सॉरी समेशन अभी नहीं लगाऊंगा, समझाता हूं पहले, फिर समेशन दिखाऊंगा आपको। m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 डॉट 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 mn vn, ठीक है? बाय m1 प्लस m2 प्लस mn, ठीक है? ये m1 v1 क्या है? ये मोमेंटम है, ठीक है? मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1। लेकिन जैसे इसे मास से मैं डिवाइड कर रहा हूं सारे, तो क्या हो जाएगी? ये ओवरऑल वेलोसिटी कहलाएगी, है ना? देखो, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mi vi बाय mi समेशन i1 to n। ये तो पता ही है आपको कैसे समेशन लिखते हैं, vcn। तो ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सिमिलरली इसके एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये सारे वेक्टर्स, ठीक है? कैसे लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास? जस्ट अगर वेलोसिटी मिल गई, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? mi ai, ठीक है? एक्सेलरेशन बाय mi समेशन, हर जगह पे i इक्वल्स टू 1 से n, i इक्वल्स टू 1 से n तक, ये होगी एक्सेलरेशन।
एक्सीलरेशन मिल गई है, फोर्स हम निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते। तो सपोज कंसीडर करते हैं कि हर एक पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो क्या है, F1, F2, Fn, है ना। तो जो सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगेगी वो भी क्या हो जाएगी, F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn, तो ये भी सिग्मा Fi। सारे में वेक्टर्स है ना, कभी कभी वेक्टर्स छूट जाती है, ठीक है। Fi FCM, फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। अच्छा, फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास इज मास इनटू एक्सीलरेशन, तो इससे हम MI AI सिग्मा I1 से लेके n तक भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो गई, फोर्स ऑन द सेंटर ऑफ मास। अभी देखो क्या होती है ना कि ऐसे बॉडी को हम कंसीडर करते, ये जो फोर्सेस लग रही है इससे आपको पता चल रहा है कि पार्टिकल 1 पे जो फोर्स लगी है, पार्टिकल 2 पे जो फोर्स लगी है, प्लस पार्टिकल 3 पे, ऐसे इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जो हर एक पार्टिकल पे फोर्स लगी, उस सारों का सम क्या है, सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लगी है वो। तो इसलिए तो जब भी सेंटर ऑफ मास का मोशन होगा वो ऐसे मोशन होगा कि जो पूरे ऑब्जेक्ट की जो मास है ना, ऐसे कंसीडर करें कि पूरे ऑब्जेक्ट की जो मास है वो किसी एक पॉइंट पे है और वही सिर्फ वही पॉइंट मोशन हो रही है ना, ऐसे ही कंसीडर करेंगे। तो सपोज ये एक बॉडी है और ये मोशन में है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी जितने सारे एक्सटर्नल फोर्स है वो हर एक पार्टिकल पे नहीं लग रहा है, वो सिर्फ इस पे लग रहा है, सेंटर ऑफ मास पे, और इसकी सेंटर ऑफ मास की मोशन हो रही है, हेंस इस पूरे बॉडी की मोशन हो रही है एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया क्या होती है सेंटर ऑफ मास की मोशन, और ये उसकी वेलोसिटी, फोर्स और एक्सेलरेशन हम ऐसे निकालते हैं। एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज, कि इस पूरे केस में जब भी ऐसे हम कंसीडर करें तो इसमें हम आइसोलेटेड सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम यानी कि इसमें कोई भी मास बाहर से ना तो ऐड हुई है ना ही इसमें कोई भी मास निकाली गई है, ठीक है। ये पूरा सिस्टम क्या है, सिक्योर्ड है, आइसोलेटेड सिस्टम है। ओके, तो जब भी फोर्स लगेगी, हमने क्या कहा कि जब भी फोर्स लगेगी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर पार्टिकल पे कितनी फोर्स है, लेकिन ये जो मूव करेगी तो ये सेंटर ऑफ मास पे जितनी फोर्स है, दैट इज द सम ऑफ एवरी फोर्सेस ऑफ ईच एंड एवरी पार्टिकल्स, वो क्या है, उसी फोर्स के साथ ये आगे जाएगी। मींस इसकी एक्सेलरेशन जो होगी वो इस फोर्स पे डिपेंड करेगी, सेंटर ऑफ मास पे जो फोर्स लग रही है, ठीक है। और जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगी वो सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे लगती है, ये हम कंसीडर कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो पूरे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम हम देखते हैं। तो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, फिर सारे पार्टिकल्स पे क्या है, सारे पार्टिकल्स मूव कर रही है डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी। पार्टिकल 1 मूव कर रही है, सपोज पार्टिकल 1 की मास क्या है, m1 है, वैसे 2 की मास है m2 एंड सो ऑन mn, ठीक है। तो ये हर एक पार्टिकल की वेलोसिटी सपोज v1 है, v2 है, vn है। ओके, तो मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगी, दैट इज PCM। अच्छा, तो पहले अलग अलग मोमेंटम भी हम देख लेते हैं कि P1 की जो मोमेंटम है वो क्या हो जाएगी, m1 v1। P2 की जो P2 जो है, जो दूसरी पार्टिकल है उसकी मोमेंटम दैट इज P2, उसको लिखेंगे m2 v2। वैसे ही Pn mn vn। अब इन सारों का अगर सम करेंगे तो हमें मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। सो दैट इज m1 v1 प्लस m2 v2 एंड सो ऑन mn vn। तो हम क्या कंसीडर करें कि m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn दैट इक्वल्स टू m, ठीक है। और इसे क्या कंसीडर कर रहे हैं, vi, ठीक है।
वेयर I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। तो ये वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, तो इसकी मोमेंटम क्या है, m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सारे में वेक्टर्स है ना, कभी कभी वेक्टर्स भूल जाता हूं बट आप डाल लेना, ठीक है। तो ये क्या होगी, सेंटर ऑफ मास की क्या है, मोमेंटम है। ओके, नाउ मोमेंटम है तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी जरूरी है ना। अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी इसमें, पहले देख लो कि फोर्स एक्सटर्नल, अभी हमने क्या डिस्कस किया, जो एक्सटर्नल फोर्स होगी वो पूरी पूरी क्या है, सेंटर ऑफ मास पे लगेगी, यही तो हमने डिस्कस किया है ना। तो सेंटर ऑफ मास का जो मोमेंटम है, एक्सटर्नल फोर्स को भी हम वैसे ही डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज डी पी डी टी, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द फोर्स। ओके, तो ये जो डी पी है ये क्या है, ये है m इंटू डी वी। अब v क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी dt, ठीक है, v dt। तो ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स m dv dt। तो vcm dvcm dt ये क्या है, ये एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, अभी देखो फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, इफ एक्सटर्नल फोर्स F एक्सटर्नल इज 0, अगर सेंटर ऑफ मास पे या फिर एक्सटर्नल फोर्स उस बॉडी पे कोई फोर्स लग ही नहीं रही है, तो उसकी मोमेंटम क्या होगी, बिकॉज मोमेंटम इज रेट, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो अगर फोर्स 0 है तो ये जो dp dt है ये क्या है, ये 0 है, ये एक्सटर्नल फोर्स की जगह पे ये 0 है, dp dt 0 है, यानी कि मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट का ही डेरिवेशन जो है वो 0 होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो अगर dp dt 0 है तो मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं, फॉर इफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज 0, राइट, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी देन द मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। दिस इज द लीनियर कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन। ओके, इजी सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया क्या होता है। एग्जाम्पल ऑफ मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो पहले तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करती है, हमने क्या कहा कि हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि जो फोर्स लग रही है ना वो उसके सिर्फ सेंटर ऑफ मास पे ही लग रही है और उसका सेंटर ऑफ मास मोशन कर रहा है। तो ये तो सही बात है, लेकिन जब भी ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रही हो तो इसकी जो सेंटर ऑफ मास है ना वो अनअफेक्टेड रहती है। मींस अगर आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के छोड़ दिया, ठीक है, तो उसकी सेंटर ऑफ मास जो है वो उसी फोर्स के साथ, उसी सेम एक्सेलरेशन के साथ ये मूव करते रहेगी, ठीक है, विद सम वेलोसिटी ये मूव कर रही है। बट उसके आसपास के जो पार्टिकल्स है वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं, वो टूट के बिखर सकते हैं, लेकिन उसकी सेंटर ऑफ मास एकदम जस्ट लाइक स्ट्रेट और जस्ट लाइक इन द पर्टिकुलर पाथ वो मूव करते जाएगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में एक बड़ा सा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। पहले तो स्टेटमेंट समझ लो क्या कहना चाह रहा है। अ सिस्टम एज अ होल में बी चेंजिंग द शेप और इट्स ओरिएंटेशन बट ड्यू टू द इंटरनल फोर्सेस बट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं आएगी। एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूं कि जैसे ये मैंने एंग्री बर्ड गेम खेल रहा, तो ये जो ब्लू वाली बर्ड है, देखो इसमें देखने वाली बात क्या है कि सपोज इसे हम कंसीडर, ये ब्लू वाली बर्ड जो है ये मूव कर रही थी, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या हुई, स्प्लिट हो गई। तो स्प्लिट होके एक पार्ट इधर आ गई, है ना, देखो एक पार्ट इधर चल गई, लेकिन जो इसकी सेंटर ऑफ मास है, एक ही जो मास है उससे ही तो तीनों अलग हुए हैं, राइट। मींस तीनों की मास को ऐड करेंगे तो जो हमें पहले मास थी वो मिलेगी, है ना। तो ये जो मास है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या हुई, सेम पाथ को फॉलो करते हुए आ रही है। देख लो ये जो पाथ थी इसकी सेम पाथ है, बाकी भले ही दो पार्टिकल्स अलग अलग हो गए। ऐसा
एक और जगह पे देखने को मिलता है जब आप रॉकेट प्रोपल्शन देखें, है ना, तो रॉकेट्स में बहुत सारे क्या होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत फ्यूल चाहिए होती है तो फ्यूल टैंक्स होती है, धीरे धीरे क्या होती है, उससे रॉकेट को जब वो स्पेस से बाहर धकेल देते हैं, मींस सॉरी लाइक अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर जब धकेल देते हैं तो वो सारे डिटैच हो जाते हैं उनसे, है ना। कभी कभी ये डिफेंस सिस्टम मिसाइल्स वगैरह में भी देखा जाता है। तो एक और एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं, ये देखो, ये रॉकेट वाला है ना, इसकी जो सेंटर ऑफ मास है, ये जो रॉकेट है, सेंटर ऑफ मास वो क्या है ना, ये सेम पाथ फॉलो कर रही है, लेकिन इसके जो छोटे छोटे जो सब पार्ट्स है वो क्या हो रहे, डिटैच हो रहे अलग अलग डायरेक्शन में, बट हैज नो इफेक्ट ऑन द सेंटर ऑफ मास। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। ओके, इस कंसेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है ना वो उसी डायरेक्शन में होगी, भले ही अलग अलग डायरेक्शन में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकती है, अपने अपने ओरिएंटेशन, अपना अपना शेप चेंज कर सकती है। ओके, तो ये था दोनों सिंपल एग्जांपल्स ऑफ द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रोटेशनल मोशन। आगे और भी पढ़ना बाकी है, सिर्फ हमने सेंटर ऑफ मास को कवर किया, फिर हम रोटेशनल मोशन को समझेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझेंगे। तो ये सब समझने के लिए जुड़े रही है लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर, हैव अ ग्रेट डे।